नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, इससे पहले 7 वीडियो पहले ही आ चुकी है हम लोग की करंट अफेयर्स की, छत्तीसगढ़ की। इंडिया के करंट अफेयर्स भी हम लोग बीच बीच में करते आए हैं। वो सारे करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो आने वाले एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप करते चलिएगा साथ में। ठीक है, तो वो भी अगर पिछला क्लास जो लोग स्टूडेंट लोग नहीं देखे हैं वो क्लास देख लीजिए। एमसीक्यू भी हम लोग करते आ रहे हैं, इंडिया का करंट अफेयर्स भी मैंने करवाया है, इसके भी एमसीक्यू हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा। जो अभी लेबर इंस्पेक्टर आ रहा है वो भी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे के जितने भी पेपर हैं उसके लिए ये करंट अफेयर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला है, छत्तीसगढ़ का भी और इंडिया का भी। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स में अपन एक साथ कंबाइन करके कर रहे हैं, ताकि कम समय में आपका बेहतर तैयारी हो सके आपकी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। चलो देखो, माता कौशल्या महोत्सव। माता कौशल्या महोत्सव अभी बहुत चर्चा में रहा है छत्तीसगढ़ में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। माता कौशल्या महोत्सव में सबसे पहले पूछेगा कि किस कब से कब तक हुआ था वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माता कौशल्या महोत्सव कहाँ कब से कब तक हुआ था और कहाँ हुआ था, बस वही दो चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसके बारे में सारा चीज आपको मैं बता दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। तो 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023, 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के मध्य क्या हुआ है, 22, 23 और 24 3 दिन, कितने दिवसीय, 3 दिवसीय कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया है चंद्रखुरी रायपुर में। चंद्रखुरी जो है रायपुर में, वहां पर कौशल्या माता का मंदिर है, वो एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है यहाँ पर। ठीक, तो कौशल्या माता का मंदिर है। तो माता कौशल्या जो थी वो आप बोलेंगे कि जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है, अयोध्या वाले क्षेत्र में राजा दशरथ का क्या हो रहा था, स्वयं मतलब राजा दशरथ का राज्याभिषेक हो रहा था। राजा दशरथ का राज्याभिषेक हो रहा था, तो वहां पर माता कौशल्या गई हुई थी। माता कौशल्या से प्रभावित हो गए राजा दशरथ, और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। और चूंकि वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र की पुत्री थी, तो उस क्षेत्र का, ये वाले जो क्षेत्र का कौशल्या के नाम पर ये क्षेत्र क्या कहलाया, कौशल क्षेत्र कहलाया, जिसको दक्षिण कौशल भी बोला जाता है। बाद में स्थिति स्पष्ट होकर के उत्तर को उत्तर कौशल और दक्षिण को दक्षिण कौशल कहा गया। तो माता कौशल्या जो है, इसीलिए भगवान राम का जब जन्म हुआ तो भगवान राम जो रहते हैं वो छत्तीसगढ़ का भांजा कहलाते हैं, क्योंकि माता कौशल्या यहीं की थी, चंद्रखुरी रायपुर में उनका मंदिर है। वो काफी मामलों में प्रसिद्ध है। उसको यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी हद तक बढ़ाने का भी कोशिश किया है, बहुत डेवलपमेंट पर्यटन की चीजें वहां पर उपलब्ध हो रही हैं। तो आयोजन स्थल था चंद्रखुरी रायपुर। आयोजन का उद्देश्य क्या था, प्रदेश की कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य था। माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन पहली बार यहाँ पर किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कौशल्या माता मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, अब यहां से आपको छत्तीसगढ़ के पर्यटन वाले से पेपर में सवाल आ सकता है। तो कौशल्या माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सोमवंशी शासकों ने करवाया था। तो याद रखिएगा, 1973 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो किसने करवाया था, अच्छे से याद रखना, करंट से कनेक्ट करके छत्तीसगढ़ के पर्यटन में सवाल पूछेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर चंद्रपुरी में हर साल कौशल्या महोत्सव का आयोजन की घोषणा क्या की थी। ठीक, कौशल्या माता मंदिर से ही राम वनगमन पथ की शुरुआत। अभी और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखो, टोटल राम वनगमन पथ के लिए जहां जहां से भगवान राम गुजरे थे छत्तीसगढ़ में, 75 स्थानों का चयन किया गया है, लेकिन अलग अलग चरणों में। तो पहले चरण में 9 स्थानों का चयन किया गया। तो कुल कितने स्थान का चयन किया गया है, व्यापम के पेपर में यहां सवाल आ चुका है, 75 स्थान का। 9 स्थान का पहले चरण में, दूसरे चरण में 43 स्थान दूसरे चरण में। ठीक, तो पहले चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया है भगवान राम के, तो वो भी राम वनगमन पथ को देख लेते हैं। कौशल्या मंदिर से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राम वनगमन पथ का शुभारंभ किया गया है। साथ ही भगवान राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया वहां। तो भगवान राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है, चंद्रकुरी रायपुर में स्थित है। राम वनगमन परिपथ योजना के संबंध में, ये जो इस योजना का जो शुभारंभ किया गया, वो औपचारिक शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को किया गया था चंद्रकुरी के। तो वो जो शुभारंभ किया गया
9 स्थलों के लिए पर्यटन को परिपथ को बढ़ावा देना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, पर्यटकों के लिए अच्छा आवासीय सुविधा और वहाँ बाकी सब चीजें वहां पर इस योजना के तहत डेवलप की जाएंगी। तो यहाँ पर कौशल्या मंदिर से ये चालू किया गया है। राम वनगमन पथ की शुरुआत कहाँ से की गई है बोलेंगे तो रायपुर के कौशल्या मंदिर से। तो परिपथ की कुल लंबाई कितनी है, ये पेपर में आ चुका है सवाल, 2260 किलोमीटर लंबाई को पूछा था पेपर में, अभी हाल ही में पेपर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2260 किलोमीटर, 137 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से एक कॉन्सेप्ट का प्लान किया गया पूरा राम वनगमन परिपथ का। योजना के तहत 75 स्थानों को चिन्हांकित कर वैश्विक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मैं बताया आपको, यहाँ पर आपको मैप भी दिख रहा होगा। ठीक, चंद्रपुरी से हो चुका माता कौशल्या एवं परिसर में सौंदर्यीकरण और विकास का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर पूरा आपको दिख रहा है। सीतामढ़ी हर चौका से भगवान राम प्रवेश किए थे। सीतामढ़ी हर चौका किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूरा राम वनगमन पथ का मैं चैनल पे ही डला हुआ है, देखिएगा कंटेंट सेक्शन में, वीडियो वाले सेक्शन में राम वनगमन पथ का मैं अलग से पूरा पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर से सीतामढ़ी हर चौका से भगवान राम प्रवेश किए थे, फिर रामगढ़ की पहाड़ी शामिल है यहाँ पर, फिर यहाँ पे शिवरी नारायण तुरतुरिया शामिल है, फिर इधर देखेंगे तो आप चंद्रखुरी, राजिम, ठीक, सिहावा, जगदलपुर और फिर रामाराम यहाँ पर कोंटा से, सुकमा से वो निकल गए थे। तो ये पूरा चीज शामिल है। पहले चरण में 9 स्थलों का विकास किया जाएगा। सीतामढ़ी हर चौका जो कोरिया जिला में है, रामगढ़ की पहाड़ी जो सरगुजा जिला में है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया बलौदा बाजार भाटापारा, चंद्रपुरी रायपुर, यहाँ पे राजिम गरियाबंद, सिहावा धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा, इन 9 स्थलों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। दूसरे चरण में 43 स्थानों को, देखो 51 फीट की जो प्रतिमा है भगवान राम की वो यही है, ठीक है। तो अगले चरण में 43 स्थानों का चयन किया गया। माता कौशल्या मंदिर चंद्रपुरी के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने माता, इसका नाम भी बदला है, माता कौशल्या मंदिर का माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी करने का निर्णय लिया। इसका नाम बदल के माता चंद्रखुरी मंदिर था, माता कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी पहले नाम था, माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी कर लिया गया है और 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर एक जलसेन तालाब भी है। ऐसा माना जाता है कि 126 तालाब हुआ करते थे यहाँ पे, 126 तालाब है ना, लेकिन अब विलुप्त हो गए हैं का तालाब। अब ये चंद्रखुरी मंदिर गांव के जलसेन तालाब के बीच में स्थित है। तालाब के मध्य में शेषनाग की सैया पर शयन मुद्रा में शेषनाग में सोए हुए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। और दूसरी ओर क्या है, समुद्र मंथन के दृश्य को प्रतिबिंबित करती हुई देव दानवों की मूर्तियां जो है मुख्य रूप से वहां पर आकर्षण का केंद्र रही हैं। तो चंद्रखुरी माता मंदिर से संबंधित सारा फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आयोजन हुआ है 3 दिन के लिए यहाँ पर। तो यहाँ से कोई भी सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक, चलो आगे बढ़े, समझ में आया। छत्तीसगढ़ में पहली बार रबर की खेती की गई है। तो पहली बार रबर की खेती की गई छत्तीसगढ़ में। तो ये जो रबर की खेती होती है, बेसिकली रबर की खेती के लिए जिस पेड़ की आवश्यकता होती है वो पेड़ लेटेराइट मिट्टी में ही पनपता है। और लेटेराइट मिट्टी उस जगह पे सबसे ज्यादा होती है जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले मानसूनी वर्षा जो है 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराती है, वेस्टर्न घाट में, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, केरल कर्नाटक वेस्टर्न घाट है ना, ये भारत है ये। तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ से टकराती है दक्षिण पश्चिम मानसून, और यहाँ पर जबरदस्त वर्षा करती है पेड़ों से टकरा के, क्योंकि ये समुद्रों से क्या लेके आए रहती है, मानसूनी हवाओं को लेकर आ रहती है और पहाड़ों से टकराकर यहाँ पर जबरदस्त वर्षा करती है। तो जब से जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां पर लेटेराइट मिट्टी होगी, जिस मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी होगी जहाँ पे वहां पे वो पेड़ उगेगा रबर का, तो इस क्षेत्र में होता है। तो वहीं केरल से टाई अप कर लिया रायपुर ने, और वहां पर क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ रबर की खेती की जाएगी। इस प्रकार के पेड़ होते हैं रबर के, देखो पेड़ होते हैं, पेड़ की छाल को ऐसा निकाला जाता है, सफेद कलर का तरल पदार्थ निकलता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ इसमें केमिकल वगैरह मिला के क्या बनाया जाता है, रिफाइन करके इसको रबर बनाया जाता है, रबर। ठीक, तो ये रबर का बहुत सारा काम आता है। तो यहाँ पर रबर की खेती के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल के मध्य समझौता किया गया। तो पेपर में सवाल किसके किसके मध्य समझौता किया गया ये आएगा। तो यहाँ पर रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल, इन दोनों के मध्य क्या किया गया है, इसके लिए समझौता किया गया है। तो याद रखिएगा, है ना, इसको केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में रबर की खेती की जाएगी। शुरुआत में बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती की जाएगी, और एक्सपेरिमेंट के लिए बस्तर में रबर की खेती को शुरुआत किया जाएगा। 2 चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। किसके साथ टाई अप किया गया है, केरल कोट्टायम यूनिवर्सिटी के साथ, कोट्टायम अनुसंधान रिसर्च सेंटर के साथ, सॉरी रायपुर तथा रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केरल में। रबर अनुसंधान संस्थान केरल के साथ टाई अप किया गया रायपुर का, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का। और दूसरा बस्तर में 1 हेक्टेयर में प्रायोगिक
तौर पे किया जाएगा, बाद में उसको फैलाया जाएगा। पौध प्रबंधन का कार्य इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। तो ये पौधे का जो प्रबंधन है उसको एक एक्यूरेट टेम्परेचर में 20 से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए उसको, तभी वो पौधा उगता है। तो उगाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, तब ना वो रबर की खेती हो पाएगी। तो उस पौधे के लिए किस जलवायु, प्रॉपर जलवायु का जो प्रबंधन का काम है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर में पहली बार रबर की खेती की जाएगी, तो पहली बार रबर की खेती बस्तर में की जाएगी, ये याद रखना। चंद्रकला ओझा का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अब ये चंद्रकला ओझा जो है वो दुर्ग जिले से संबंधित हैं। इन्होंने लगातार 8 घंटा तैराकी किया, और जिसके कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। ठीक, तो कौन से जिले से संबंधित हैं याद रखिएगा। कितने साल की हैं? 15 साल की। 15 साल की चंद्रकला ओझा ने लगातार 8 घंटे तक तैरकर विश्व कीर्तिमान रचते हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड रचते हुए गोल्डन बुक गर्ल बन गई। ये दुर्ग जिले के पुरई गांव की निवासी हैं, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो ये पूछ सकता है कि तैराकी के क्षेत्र में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली छत्तीसगढ़ की कौन सी बालिका है। दूसरा सवाल, ये कौन से जिले से संबंधित है। दो ही सवाल आ सकता है यहां से। तो दुर्ग जिले के पुरई गांव से संबंधित है, याद रखिएगा। और जरूरी नहीं कि दुर्ग जिला देगा, गांव का नाम भी दे सकता है। स्विमिंग के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाली प्रदेश की पहली महिला है, याद रहेगा ये। चलो अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला रेडियो स्टेशन, पहला रेडियो स्टेशन, उसका नाम क्या है? रेडियो संगवारी। पहला रेडियो स्टेशन है, उसका नाम क्या है? रेडियो संगवारी। जैसे कि रेडियो माई एफएम है, 98.3 माई एफएम है ना, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का पहला, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कृषि, यहाँ की संस्कृति, इसके बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बताया जाएगा। उसका नाम क्या है? तो रेडियो संगवारी नाम है। तो वो उसका फ्रीक्वेंसी है 90.8, 90.8। ये फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो रेडियो संगवारी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी लॉन्च किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर रेडियो संगवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति और गीत संगीत को आम लोगों तक डिजिटल रेडियो स्टेशन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। ठीक, यहाँ कौन कौन से गीत प्रचलित हैं, मुख्य रूप से नाचा वगैरह, गम्मत वगैरह प्रचलित हैं, ये सारी चीज को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जो यहाँ के रंगमंच के कलाकार हैं उनका इंटरव्यू वगैरह रेडियो पे प्रसारित होगा, वहां पर वॉइस के थ्रू आपको सुनाई देगा। तो रेडियो संगवारी के संस्थापक का नाम याद रखना भाई, राहुल शर्मा। फाउंडर का नाम, संस्थापक का नाम क्या? राहुल शर्मा। और सह संस्थापक का नाम डॉक्टर हेमंत सिरमीर, डॉक्टर हेमंत सिरमीर। तो राहुल शर्मा संस्थापक हैं, याद रखना, अच्छे से पेपर में आ सकता है ये भी। ठीक, तो ये है रेडियो संगवारी। राज्य महिला उद्यमिता नीति, ये नया लॉन्च हुआ है छत्तीसगढ़ में। जैसे कि औद्योगिक नीति लॉन्च होता है उद्योग के लिए, उसी तरीके से महिला उद्यमिता नीति लॉन्च हुआ है महिलाओं को उद्योग में प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि महिलाएं भी स्टार्टअप कर सकें, बड़े उद्योग चला सके, एंटरप्रेन्योर बन सके, सफल। उसलिए क्या किया गया? महिला औद्योगिक नीति लाया गया है। और महिला औद्योगिक नीति के तहत रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करें बिजनेस में। ठीक है, महिलाओं को बिजनेस में सपोर्ट करें। तो यहां पे देखिए आप कि ताकि महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर बनेंगी तो वो उनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सोसाइटी में, वो प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रॉब्लम फेस करने का मेन कारण है कि वो आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन बहुत से लोग घर के कामकाज में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं परिवार को संभालने में कि वो बाहर निकल के अपना खुद का काम या जॉब नहीं कर पाते। तो उनके लिए बिजनेस स्टार्टअप अगर चालू करेंगे तो उनके लिए क्या, उनके नाम पे रजिस्टर रहेगा, तो उनको अलग से छूट प्रदान की जाएगी इस नीति के तहत। तो सबसे पहला सवाल जो इसमें आ सकता है वो कब से कब तक लागू की गई है। औद्योगिक नीति को पूछता है, औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू की गई है करके। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना औद्योगिक नीति कौन सी चल रही है और कब से कब तक चल रही है उसको। ठीक, अब उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू की गई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। 2023 से 28 तक, 24, 25, 26, 27, 28, 5 साल। 5 साल के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है। सीधा ईयर दिया रहेगा पेपर क्वेश्चन में, आप सीधा ईयर देके पूछेगा कब से कब तक है, 22 से 25, 23 से 28 ऐसा। ठीक है, इस नीति का प्रमुख एम क्या है, उद्देश्य? महिलाओं की कार्य कुशलता को एक नई पहचान देना और उन्हें उद्यम से जोड़ना, उनको भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या प्रावधान है, ध्यान से समझना भाई, प्रावधानों को दे देगा, कूट में सवाल देते हैं
पहला, महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता ऋण देने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अभी तक उद्योगों के लिए ऋण दिया जाता है कि नहीं, बैंकों से, और शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण भी दिया जाता है। उद्योग स्थापित करने के लिए तो है वो भी, बैंकों से भी जो ऋण दिया जाता है। अब महिलाओं को भी अलग से ऋण दिया जाएगा इस नीति के तहत, तो वित्तीय सहायता यानी ऋण दिया जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, वित्तीय प्रावधान इस नीति के तहत, वित्तीय प्रावधान है डैश है यहाँ पे, इस नीति के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक दिया जाएगा लोन। विनिर्माण के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल आपने लिए, कच्चा माल, और उससे फर्निश्ड करके, उसको परिष्कृत करके, उसको ये करके मॉडिफाई करके आपने एक प्रोडक्टिव चीज बना दिया जिसकी कीमत है। जैसे पेड़ की कोई कीमत नहीं है, पेड़ के लकड़ी की, लेकिन पेड़ की लकड़ी से जब आप सोफा बना देते हैं तो उसकी वो बहुत महंगा बिकता है, 40,000 का, 50,000 का, 1 लाख का। तो कोई रॉ मटेरियल लिए, कच्चा पदार्थ, और उससे आप उसको प्रोडक्टिव चीजें, उपयोगिता की चीज में बदल दिए, वो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि कपास, कपास से आप क्या बनाए, धागा, और धागा से क्या बना, कपड़ा। तो कपास का वैल्यू नहीं है, लेकिन धागा से जो कपड़ा बना उसका ज्यादा वैल्यू हो जाता है। तो फर्निश्ड, उसको रिसाइकल करके, मतलब उसको यूज करके आपने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। तो वो सब विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं पर निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि ब्रिज बन रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रहा है, वो सब निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आप कच्चा माल कोई चीज लोगे, और कच्चा माल से आप क्या बना दोगे, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना दोगे जिसका मूल्य होगा, जिसकी कीमत होगी। तो वो चीज क्या कहलाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र में अगर आप कुछ काम करना चाहती हैं महिलाएं, तो उस क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का, 50 लाख रुपए तक का वो लोग को क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक का, सेवा से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित कुछ चीजें अगर चाल, जैसे कि होटल है, जैसे कि सेवा क्षेत्र के संबंधित बैंकिंग वगैरह आता है, सेवा क्षेत्र से संबंधित होटल आता है, जो भी चीजें से सेवा प्रोवाइड होती है, वो टर्सरी क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उससे संबंधित कोई चीज कर रहे हैं तो अधिकतम 25 लाख रुपए का तक का ऋण दिया जाएगा उनको। और चौथा क्या है, व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक के ऋण देने का प्रावधान किया गया है। व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अगर वही व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो अधिकतम किसका, 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक, और क्या दिया जाएगा, छूट, अनुदान। अनुदान का मतलब होता है छूट। इस नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों में अनुदान प्रदान किया जाएगा। क्या क्या, पहला, उद्यम में किए गए स्थायी पूंजी निवेश का 30 से 55% तक, यानी 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। जैसे जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जैसे कि मान लो जाए कितना, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया सपोज एग्जांपल के लिए, तो 30 से 35%, मतलब 30 से 35,000 रुपए तक का क्या दिया जाएगा, उसमें छूट दिया जाएगा टोटल कॉस्ट में। स्थायी पूंजी निवेश जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 30 से 35% तक, यानी 40 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक, 1 लाख तो मैं एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल कोई बिजनेस चालू करना है तो 40 लाख रुपए से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, स्थायी पूंजी निवेश का इतना दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। दूसरा, नए उद्यमों की स्थापना के लिए 50% छूट मिलेगा, 50% का छूट, नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो। अधिकतम 75 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान। ठीक, तो नए उद्यम स्थापित कर रहे हैं तो 50% का सीधा मतलब छूट मिलेगा, और अधिकतम 75 लाख, लेकिन 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 2 करोड़ का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें 50% के हिसाब से तो 1 करोड़ छूट मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कितना, 75 लाख, क्योंकि 75 लाख से ज्यादा का छूट नहीं मिलना है। ठीक है, 75 लाख से ज्यादा का छूट नहीं मिलेगा। अब मार्जिन मनी क्या होता है, देखो मार्जिन मनी जो आप टोकन अमाउंट जमा करते हैं उसका छूट, उसमें छूट मिलेगा। मार्जिन मनी का मतलब जो टोकन अमाउंट, जो एडवांस, जैसे किसी भी चीज को बुक करने से पहले एडवांस देते हैं ना, तो वहीं पर आप कोई बिजनेस चालू करने से पहले जो एडवांस देंगे उस एडवांस में छूट मिलेगा। दूसरा पॉइंट का मतलब 50% तक, 75 लाख रुपए तक अधिकतम मार्जिन मनी में छूट मिलेगा। तीसरा, महिला स्व सहायता समूह के लिए अतिरिक्त आर्थिक निवेश,
अगर महिला स्व सहायता समूह कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो अलग से अनुदान में, जो भी अनुदान है उसमें 5% का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, अलग से अनुदान मिलेगा। और छूट के मामले में 1 वर्ष से अधिक समयावधि दी जाएगी। लोन वगैरह वापिस करना है तो उसे 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड स्व सहायता समूह को उत्साहित करने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें 3 इसके ये वाले अनुदान, इस तरीके का छूट प्रदान किया जाएगा, अनुदान प्रदान किया जाएगा। समझ में आया इतना? आगे बढ़े, चलो। तो ये है महिला उद्योग नीति 22 से कितना है याद रखिएगा, 23 से 28 याद रखना है। अंगना में शिक्षा कार्यक्रम, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसको 2022 के स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। स्कॉच अवार्ड, ये देश भर की ऐसी योजनाओं को स्कॉच अवार्ड दिया जाता है जो राष्ट्रीय क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, जो कि बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए, एक बेहतर कंट्री बनाने के लिए एक अच्छा काम कर रही हैं। तो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित ये योजना है। पहले तो पूछ देगा अंगना में शिक्षा किस क्षेत्र से संबंधित, तो शिक्षा लगा हुआ है तो शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित होगा। अंगना में शिक्षा का अर्थ है यहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहां पर स्कूल वगैरह नहीं है या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो वहां की महिलाएं हैं उनको ही ट्रेनिंग देके वहां पर घर पे शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। करिकुलम सेट कर दिया गया, एक बार मीटिंग बुला लिया जाता है या व्हाट्सएप के थ्रू क्या किया जाता है, महिलाओं को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, बीच बीच में बताया जाता है कि ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, इस समय इस चीज को पढ़ाना है। तो वो सब चीज जो है अपने घर में या फिर पास के आंगनबाड़ी के कोई रूम वगैरह में जाके बच्चों को, वहां पर आसपास के बच्चों को बुलाकर शिक्षा दे सकती है। बाकायदा उनको सर्टिफिकेट वगैरह सारा चीज मिलेगा इस योजना के तहत। तो उसको कहेंगे ऐसे क्षेत्र जहां पर सरकारी स्कूल की उपलब्धता नहीं है या बच्चे जाने में समर्थ नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में अंगना में शिक्षा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। और इस योजना को इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2022 का सिल्वर स्कॉच अवार्ड इसको मिला है। और स्कॉच अवार्ड, और इसका मतलब ये है कि ये जो है वो बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन अंगना में शिक्षा कार्यक्रम का है। तो याद रखिएगा क्या है कार्यक्रम, इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं पहले की वीडियो में, देखना। अगला है पीटीएस माना का चयन। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए किया गया है। पीटीएस माना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पीटीएस का मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक। तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर माना रायपुर में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसका चयन किया गया है गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए। यह सम्मान वर्ष 2021-22 के लिए प्रदान किया जाएगा। लेकिन और इसके बाद 2019-20 और 20-21 में इस ट्रॉफी के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव का भी चयन किया गया था। तो याद रखना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 2 ठो है जहां पुलिसों को ट्रेनिंग दी जाती है, रायपुर वाला, एक माना में है एक राजनांदगांव में है। तो इसके पहले वाला जो था, अगर आपको पेपर में आए 19-20 और 20-21 के लिए किसको दिया गया है, तो उसको दिया गया राजनांदगांव के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को। लेकिन अगर आपको पूछे पेपर में कि 21-22 के लिए किसको दिया गया है, तो वो आएगा माना। उसके पहले 19-20 और 20-21 दोनों साल का जो मिला था वो राजनांदगांव के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को मिला था, और अभी जो मिला है माना को मिला है। तो ये याद रखना आप लोग। वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस प्रशिक्षण स्कूल राजनांदगांव को नव आरक्षकों के प्रशिक्षकों हेतु यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी दी गई थी। तो 2 साल उसको मिला राजनांदगांव वाले को, अभी वर्तमान में किसको मिला है, माना को मिला है। अच्छा, दूसरा चीज ये भी याद रखना कि 2 जगह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, माना और राजनांदगांव, ठीक, याद रहेगा इतना। चलो आगे देखते हैं। दाऊ रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव। दाऊ रामचंद्र देशमुख, सबसे पहले तो दाऊ रामचंद्र देशमुख कौन थे, नाचा के प्रवर्तक। चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी। चलो आगे देखते हैं। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक दाऊ रामचंद्र देशमुख के नाम पर प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक, ठीक, 3 दिवसीय स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्तरीय नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल ग्राम निकुम, दुर्ग जिला के ग्राम निकुम में किया गया था। तो कहाँ किया गया था वो याद रखना है, और कौन सा डेट में किया गया था, तो 31 मार्च से 2 अप्रैल तक किया गया था, ये याद रखना, दोनों याद रखना। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, देश विदेश में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना।
ताकि इस महोत्सव के माध्यम से देश विदेश के लोग हमारे छत्तीसगढ़ की जो गान नाचा है, गम्मत है, वो सारी चीजों को देख सकें, समझ सकें, जान सकें। ठीक, ये दाऊ रामचंद्र देशमुख है। दाऊ रामचंद्र देशमुख से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने हैं जो छत्तीसगढ़ के कल्चर में पूछा जा सकता है। क्या इनका जन्म छत्तीसगढ़ी लोक कला के उद्धारक माने जाते हैं, नाचा के प्रवर्तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ी लोक कला के उद्धारक, सॉरी इसको छत्तीसगढ़ी लोक कला के उद्धारक आएगा, ठीक है। नाचा के प्रवर्तक शायद दाऊ दुलार सिंह मंदराजी थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ी लोक कला के उद्धारक माना जाता है। दाऊ रामचंद्र देशमुख का जन्म कहां हुआ था? दुर्ग के पिनका पार नामक गांव में हुआ था, दुर्ग के पिनका पार नामक में। 51 में इन्होंने देहाती कला मंच की स्थापना की थी। 1951 में सबसे पहले देहाती कला मंच की स्थापना की थी। सन 1971 में चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी, चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी की का निर्माण किया था 71 में, और इनकी मृत्यु हो गई 14 जनवरी सन 1998 में निधन हो गया था। तो याद रखिएगा, दो देहाती कला मंच की स्थापना की थी इन्होंने, और चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी का भी निर्माण किया था 1971 में, 51 और 71 में। उसके बाद फिर इनका 98 में निधन हो गया, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति में इनका काफी ज्यादा योगदान है। ठीक, अब इस अवसर पर ये जो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, दाऊ रामचंद्र देशमुख जो थे, दाऊ रामचंद्र देशमुख नाचा गम्मत महोत्सव के दौरान क्या हुआ? कक्का जिंदा है गीत का विमोचन, कक्का जिंदा है। अब ये गीत के माध्यम से क्या बताया गया? हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कक्का जिंदा है छत्तीसगढ़ी गीत ऑडियो का विमोचन किया। इस गीत के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को बताया गया है। तो याद रखिएगा, पेपर में ये भी आ सकता है कि गीत के माध्यम से, कक्का जिंदा है गीत के माध्यम से योजनाओं को किससे बताया गया? 4 ऑप्शन दे सकता है आपको। तो याद रखिएगा, योजनाओं को बताया गया है, कोई मतलब कोई दूसरे प्रकार का गीत नहीं है, योजनाओं को बताया गया है। सुन लेना एक बार इसको, तो याद रहेगा। इस गीत के रचयिता कौन है? देखो, इस जिस प्रकार से सवाल पेपर में आ रहे हैं ना, उस हिसाब से सरकार की योजनाओं को सरकार पेपर में डलवा रही है, और होता ही है ऐसा। तो जो योजनाएं हैं, ताकि आप याद करें उसको, ठीक, तो योजनाएं हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, वो सबको जो चीजें उससे संबंधित, संस्कृति से संबंधित जो चीजें कर रही हैं, उस पेपर में आएगा ही वो सवाल। ठीक, तो गीत के रचयिता कौन? प्रधान आरक्षक श्री दिलीप ताम्रकार हैं। तो कौन है गीत के रचयिता? काका जिंदा है, तो वो भी याद रखना। उसके बोल लिखे इन्होंने, दिलीप कौन? सॉरी, श्री दिलीप ताम्रकार। मां महामाया शक्कर कारखाना, मां महामाया शक्कर कारखाना कहाँ है? हाल ही में मां महामाया शक्कर कारखाना केरता में को जनरेशन पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। को जनरेशन पावर प्लांट, छोटा वाला पावर प्लांट को, उसका उद्घाटन किया गया है। 2 मेगावाट विद्युत उत्पादन, ये याद रखना, 2 मेगावाट विद्युत उत्पादन को जनरेशन प्लांट के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। 2 मेगावाट। मां महामाया शक्कर कारखाना के बारे में क्या क्या है? स्थापना कब हुआ? 2007 में इसका स्थापना हुआ। केरता सूरजपुर में है। देखो, छत्तीसगढ़ में 4 हैं। सबसे पहले भोरमदेव शक्कर कारखाना, तीनों को याद रखना, नाम से, क्रम से याद रखना है, पेपर में क्रम से पूछता है। दूसरा शक्कर कारखाना मां महामाया, मां महामाया सूरजपुर केरता में है जो। तीसरा मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी कवर्धा में है। और 5वां कहां प्रस्तावित है? तो 5वां चंदनू में। चंदनू कहां है? बेमेतरा, ये प्रस्तावित है। तो 4 शक्कर कारखाने पहले से हैं, क्रम से याद रखना है। पहला शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा, दूसरा मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर केरता, तीसरा मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद केरता, सॉरी बालोद में, और चौथा शक्कर कारखाना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये फिर कवर्धा में है। ठीक, 5वां चंदनू बेमेतरा में प्रस्तावित है। ये सबको याद रखना है आपको। विशेष उत्पादन 2010 से जारी है। मां महामाया शक्कर कारखाना में 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन, पावर जनरेशन की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 6 मेगावाट। सह उत्पादन मोलासिस से इथेनॉल बनाने के लिए 20 KLPD इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। तो ये जो है इथेनॉल बनाया जाएगा गन्ने की भूसी से, तो वो भी 20 KLPD इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है।
ये भी याद रखना। ठीक। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़, प्रदेश में अभियान के तहत अब तक 21,20,616 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत 2019 में ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी 15 अगस्त को। इसके माध्यम से सारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ साफ जल पहुंचाने की योजना है जल जीवन मिशन। ये जल पहुंचाने के मामले में विश्व की सबसे बड़ी योजना है एक तरीके से। मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ना, इस मिशन के माध्यम से। और प्रदेश में यह अभियान के अंतर्गत 21,20,616 घर कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 21,20,616 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सबसे अधिक घरेलू नल कनेक्शन जांजगीर चांपा जिले में दिया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत सबसे ज्यादा घरेलू नल कनेक्शन जांजगीर चांपा, दूसरा नंबर पे राजनांदगांव जिला है। ठीक, सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा और दूसरा नंबर राजनांदगांव जिला, तीसरा सबसे कम, तो दो ठो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा घरेलू कनेक्शन जांजगीर चांपा जिला में, सेकंड नंबर पे राजनांदगांव में, सबसे कम दिया गया है नारायणपुर में। सबसे कम नारायणपुर जिले में घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धता की गई है। ठीक है, जल जीवन मिशन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। शुरुआत 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था, सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में 55 एलपीसीडी पर्याप्त दबाव के साथ निर्धारित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराना। ठीक, तो सभी ग्रामीण परिवारों को इसका उद्देश्य था, मैं बताया, दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, इसका अच्छा पानी, शुद्ध पानी, इसका उद्देश्य है। जल जीवन मिशन की समग्र वित्तीय प्रतिबद्धता $3600 बिलियन, 43.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए है। इसे विश्व की एक सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम बनाती है। तो सबसे बड़ी योजना है विश्व की जल के संबंध में। वर्तमान में इस मिशन के तहत 5 राज्यों, यहां पर 100% नल कनेक्शन पहुंच चुका है। गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब, 100% घरों में जल कनेक्शन हो गया है। और केंद्र शासित प्रदेश की माने तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली और पुदुचेरी ने प्रतिशत कवरेज हासिल कर ली है, 100%। जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पानी की आपूर्ति मुख्य विचारणीय विषय रहा है। ठीक, चलिए इतना करंट अफेयर्स आज करते हैं अपन। फिर इसके आगे का जो करंट अफेयर्स है वो अपन किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इतना करके रखिएगा। एमसीक्यू भी अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने का। ठीक, तो ये करके रखिएगा। और पिछला पूरा वीडियो जो भी है, जितना भी है चैनल पर डला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से छत्तीसगढ़ का और इंडिया का भी, तो वो जाके देखिएगा। पूरा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।